नमस्कार। आइए आज एक और हम वीडियो के माध्यम से डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो बाल विकास पेपर है तो इसके हम एमसीक्यू देखते हैं। अगर आप टेट या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप फिर इसको अवश्य देखें, आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि टेट और सीटेट में जो क्वेश्चंस आते हैं बाल विकास सचेतन वाले तो वो यहीं से हमें देखने को मिलते हैं। तो ज़रा हम इसको देखना प्रारंभ करें, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन इसमें साथ में दिए गए हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। ये कथन किसका है? ये कथन है फ्रायड का। फ्रायड ने कहा है कि मनुष्य जो भी बनेगा वो शुरुआत के 4-5 वर्षों में उसके बारे में मालूम पड़ ही जाता है। अगला है, बालक प्रथम 6 वर्षों के में बाद के 12 वर्षों का दूना सीख लेता है। तो बालक है वो प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों का दूना सीख लेता है। ये कथन है वो है गैसेल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। ये किसने कहा? तो ये कथन सिंपल सा है, वैलेंटाइन ने कहा है। तो अगर आप टेट या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे। तो काम समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य मूल तथ्य है। तो ये कथन किसका है? तो ये ऑप्शन है रॉस का है। नेक्स्ट है, रॉस के अनुसार बाल्यावस्था की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो रॉस के अनुसार बाल्यावस्था की विशेषता है शारीरिक और मानसिक स्थिरता। नेक्स्ट है यहाँ पे, बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है उसका। तो बालक के नैतिक तात्पर्य का विकास है चारित्रिक विकास, जो है वो नैतिक विकास का मुख्य रीज़न है। अगला है, किशोरावस्था को किस विद्वान ने उथल पुथल की अवस्था कहा है? तो ये सिंपल सा कई बार स्टेटमेंट आ चुका है। तो जी स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, इस प्रकार की अवस्था कहा है। एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक व्यक्ति किसी नई परिस्थिति का सामना करने तथा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करता है, उसे क्या कहते हैं? तो कोई नई प्रक्रिया है ऐसी जिससे हम अपनी कोई नई चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसमें पूर्व ज्ञान की सहायता लगा रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं चिंतन कहते हैं। नेक्स्ट है, वाटसन ने प्राथमिक संवेगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं में भीतर जन्म से ही विद्वान कितने संवेगों को बताया है? तो उन्होंने 3 संवेगों को वाटसन ने व्यक्तियों के अंदर बताया है। अगला है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है। ये किसने कहा है? तो संवेग है वो व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था, ये कहा है वुडवर्थ ने। संवेगों की संख्या कितनी है? तो संवेगों की संख्या है वो 14 बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, चरित्र आदतों का पुंज है। ये स्टेटमेंट किसका है? चरित्र है वो आदतों का ही पुंज है, ये कथन है वो इस्माइल का है। अगला है, बालक के आत्म केंद्रित व्यवहार का आरंभ उसकी निम्नलिखित अवस्था में होता है। तो ये अवस्था कौन सी है? शिशुअवस्था में होता है। मूल प्रवृत्तियों की संख्या मैक्डूगल के द्वारा बताई गई कितनी है? तो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं वो 14 होती हैं। संवेग किसी प्रकार के विकास की रीढ़ है। तो संवेग है सभी प्रकार के विकास की बैकबोन है, रीढ़ है। ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट पावलाव का है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? तो यहाँ पे जो प्रकार दिए गए उसमें कौन सा मनोवैज्ञानिक है? तो यहाँ पे दिया गया है बहिर्मुखी है वो वैज्ञानिक एक प्रकार है। क्रैचमर ने कितनी तरह के व्यक्तित्व बताए हैं? तो क्रैचमर ने जो बताए हैं वो 4 प्रकार के व्यक्तित्व को बताया है। आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है? तो आत्म केंद्रित व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, पर्सनैलिटी होती है, वो अंतर्मुखी होता है, इंट्रोवर्ट होता है। अगला है, कल्पना की सामग्री स्मृतियाँ हैं। ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट बोरिंग एवं अन्य का है। नेक्स्ट है, जिस कल्पना में व्यक्ति दूसरों के विचारों के आधार पर नए विचारों की कल्पना करने लगता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम उत्पादन कल्पना कहते हैं। चिंतन के साधनों में से एक कौन सा साधन यहाँ पे है? तो यहाँ पे दिया गया संकेत है वो चिंतन के एक साधनों में से एक साधन है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन है वो मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। ये कथन किसका है? वो कथन रॉस का है। नेक्स्ट, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं में वर्णन किया है? तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत जो दिया था उसमें विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? तो यहाँ पे दिया गया 4 अवस्थाओं का वर्णन उसमें किया है। वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सृजनात्मकता अर्थात क्रिएटिविटी कहते हैं। अगला है, बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। ये स्टेटमेंट है वो बुट्रो का है। नेक्स्ट है अगला, यदि किसी बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष तथा वास्तविक आयु 12 वर्ष होती है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी है 120। तो इसका सूत्र होता है MA/CA × 100। अगला बात करें,
प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो प्रथम मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला की स्थापना थी वो विलियम वुंट ने की थी। अगला है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन था वो स्पीयरमैन ने किया था। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? तो TAT जो परीक्षण है वो व्यक्तित्व के मापन का परीक्षण करता है। अगला है, व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य स्थापित निर्धारित करता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन है गार्डन ऑलपोर्ट का। नेक्स्ट है, TAT जो है वो TAT से व्यक्ति का कौन सा गुण मेजरमेंट कर सकते हैं, माप सकते हैं? तो ये हो जाएगा व्यक्तित्व के लिए आवश्यक होता है। व्यक्तित्व के पर्सनैलिटी के मापन के लिए TAT परीक्षण किया जाता है। अगला है, जो स्प्रेंगर के कितने प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं? तो स्प्रेंगर के कितने प्रकार से व्यक्तित्व बताए हैं वो हैं ऑप्शन नंबर 6 यहाँ पे बताए हैं उन्होंने। अगला है, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? तो जीन पियाजे ने बालक के जो है वो 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। जनन द्रव्य की निरंतरता के निगम के प्रतिपादक थे। तो जनन द्रव्य की निरंतरता के प्रतिपादक कौन थे? वो थे बीजमैन। अगला क्वेश्चन है, जैव सांख्यिकी नियम के प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे ऑप्शन नंबर सी है गाल्टन। नेक्स्ट है, वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का प्रभाव व्यक्तित्व पर अधिक पड़ता है। ये स्टेटमेंट है फुले का है, ऑप्शन नंबर ए फुले। समान को ही जन्म देता है, ये नियम है वो है समानता का नियम। अगला है, व्यक्ति वंशानुक्रम एवं वातावरण के एकीकरण की उपज है, ये स्टेटमेंट है वो क्रो एंड क्रो का है। अगला है, आनुवांशिकता का वाहक होता है। तो आनुवांशिकता का वाहक जो होता है वो जीन्स होता है। अगला है, सीखना विकास की प्रक्रिया है। तो जो सीखना है वो विकास की प्रक्रिया है वो किसका कथन है? वुडवर्थ का है। अगला है, सीखना सामंजस्य की प्रक्रिया है। तो सामंजस्य की बात कर रहे हैं यहाँ पे स्किनर कर रहे हैं। अगला है, सीखने को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं? तो यहाँ पे है जो प्रेरणा है, इंस्पायरेशन है, मोटिवेशन है, तो सीखने को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण रीज़न या कारक हैं ये। अगला है, करके सीखना सीखने की सबसे महत्वपूर्ण विधि है, ये किसने कहा था? ये कहा था फ्रोवेल ने। अगला देखते हैं, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है, उसे हम अधिगम कहते हैं। अगला है, समृद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया था पावलोव ने, क्लासिकल थ्योरी दी थी उन्होंने। अगला है, प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो किया था हल ने। तो हल ने वो दिया था, पुनर्बलन का सिद्धांत भी उन्होंने दिया था। नेक्स्ट है, सूज के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो अंतर्दृष्टि एवं सूज के सिद्धांत के प्रतिपादक है वो है कॉलर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कॉलर। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसके है वो है स्किनर। अगला है, सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक व तात्कालिक ज्ञान है, ये स्टेटमेंट है वो किसका है? कॉलर का स्टेटमेंट है। कॉलर ने अपने जीवन के सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करते हुए किया था? तो कॉलर ने प्रयोग किया था बनमानुस, जिसका नाम था सुल्तान। तो जिस बनमानुस पर उन्होंने प्रयोग किया था उसका नाम क्या था? सुल्तान था। अगला देखते हैं, पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, कुशलता, आदतों या अन्य क्रियाओं का दूसरी परिस्थितियों में प्रयोग करना स्थानांतरण कहलाता है। ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट है कोलसनिक का स्टेटमेंट है। अगला है, समान तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये है थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था? आप कमेंट कर सकते हैं। अगला है, सामान्यीकरण के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो सामान्यीकरण के सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर CH चड है वो सामान्यीकरण के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। गेस्टाल्टवादी विचारकों के प्रमुख कौन हैं? तो गेस्टाल्टवादी इसमें से कौन से हैं पूछा गया है, तो कॉलर हैं वो गेस्टाल्टवादी विचारधारा के हैं। अगला है, किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा अन्य किसी कार्य, विषय अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त होना क्या कहलाता है? वो कहलाता है अधिगम अंतरण कहलाता है। शिक्षक के पास जितने भी साधन हैं उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? तो उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है मोटिवेशन, प्रेरणा। अगला है, व्यक्ति में विद्वान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए बाध्य हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अभिप्रेरणा ही कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। अगला है,
किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। तो ये किसने कहा? ये वुडवर्थ ने कहा हुआ है। अभिरुचि गुप्त अवधान है, अवधान अभिरुचि है। ये स्टेटमेंट किसका है? वो स्टेटमेंट है मैकडूगल का। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई हुई थी। अगला है विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ध्यान लगाना। अगला है ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारण याद किए गए सामग्री को पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे विस्मरण कहते हैं। जो हमें पहले से याद है उसको हम दोबारा से सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और उसको फिर से याद करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसे हम भूल जा रहे हैं, उसे कहते हैं विस्मरण। अगला है सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। तो ऑप्शन है इसका बाउले ने स्टेटमेंट कहा है। बाउले ने कहा है सांख्यिकी है वो गणना का एक विज्ञान है। सांख्यिकी का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो सांख्यिकी जन्मदाता है वो आकिन्वॉल को माना जाता है। अगला है समांतर माध्य प्रतीक है। तो समांतर माध्य है वो ए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला है यहाँ पे सीमांत मूल्यों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। तो सीमांत मूल्यों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है यहाँ पे दिया गया है समांतर माध्य पर। अगला है 24 कौन सा माध्य स्थित माध्य है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे मध्य का। श्रेणी में बहुलक की आवृत्ति क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है सबसे अधिक होती है। तो श्रेणी में बहुलक की आवृत्ति है वो सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे समूहन रीति। समूहन रीति है वो संबंधित किससे है? तो वो है बहुलक से संबंधित है। ऑप्शन दिया गया अगला यहाँ पे क्वेश्चन मध्यका की गणना में श्रेणी को व्यवस्थित किया जाता है। तो ये होता है आरोही तथा अवरोही क्रम, असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में रहता है। श्रेणी का प्रत्येक पद गणना में सम्मिलित होता है। तो यहाँ पे हम बात करें तो समांतर माध्य में ऐसा होता है। अगला देखते हैं विभिन्न दूरियों की औसत गति निकालने में प्रयुक्त होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया गया है समांतर माध्य। अगला यहाँ क्वेश्चन दिया गया है यदि 3, 4, x 8 की मध्य का 5 हो तो x का मान कितना है? इसका अगर हम ज्ञात करें तो आंसर हमें पहले प्राप्त होगा वो है 6 मिलेगा। संख्याओं का माध्य 15 पाया गया। यदि दो संख्याएं 10 और 10 तथा 12 निकाल करके में देखा जाए तो शेष संख्याओं का माध्य होगा वो हो जाएगा यहाँ पे 15। तो ये ज्ञात करने पर 15 प्राप्त होगा। समांतर माध्य की गणना के लिए वर्गांतर होने चाहिए। तो यहाँ पे दिया गया है उपयुक्त सभी संभव हैं। अगला है 100 छात्रों के औसत प्राप्तांक 40 थे। बाद में पता लगा कि एक छात्र के अंक 53वें स्थान पर 83 चढ़ा दिए गए थे। तो सही औसत प्राप्त होंगे, इसका हो जाएगा 39.7। अगला है यदि समांतर माध्य और बहुलक क्रमांक 35.4 तथा 32.1 है तथा मध्य का क्या है उसकी? तो उसका ऑप्शन निकालने पर प्राप्त होगा हमें 34.3। अगला है किसी माध्य की गणना में श्रेणी का प्रत्येक मूल्य सम्मिलित नहीं होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर वो है सी बहुलक। तो ये क्वेश्चन जो हैं वो बाल विकास के अंतर्गत दिए गए हैं। मैथ के क्वेश्चन कुछ दिखाई पड़ते हैं हमें। तो ये भले क्वेश्चन यहाँ दिखाए गए हैं, मैथ के नहीं हैं बल्कि ये बाल विकास के अंतर्गत मॉडल में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे औसत गति चलन वेग आदि की गणना में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर ए हरात्मक माध्य। अगला है निम्नलिखित आकार का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसका ऑप्शन अगर निकाल ले हम देखेंगे उस 6 प्राप्त हमें होगा। अगला है कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा इसमें स्टेटमेंट सत्य है? तो यहाँ पे देखें तो मध्य का एवं बहुलक दोनों स्थिति माध्य नहीं है। तो मध्य का है और बहुलक हैं दोनों स्थिति माध्य नहीं होते हैं हमेशा। पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? उसे माध्य कहते हैं। बुद्धि के द्विकारक जो सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बुद्धि के द्विकारक, अब हम यहाँ से देखते हैं साइकोलॉजी के क्वेश्चन पर आरंभ हो गए हैं। अभी कुछ मैथ से संबंधित क्वेश्चन इसमें दिए थे बाल विकास में। तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो स्पीयरमैन ने किया है। अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था को किस विद्वान ने उथल पुथल की अवस्था कहा है? तो जी स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को भौतिक तनाव, संघर्ष और अकड़ की अवस्था कहा है। नेक्स्ट है आनुवांशिकता का वाहक होता है। तो आनुवांशिकता का वाहक की बात कर रहे हैं यहाँ पे होता है वो जीन्स होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? तो TAT परीक्षण है वो पर्सनैलिटी का मापन करता है। एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया
जिसमें बालक व्यक्ति किसी नई परिस्थिति का सामना करने तथा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करता है, उसे हम कहते हैं चिंतन। तो जब भी किसी नई चीज़ को समझने के लिए पुरानी ज्ञान का आवश्यकता पड़े, उसे बोलते हैं चिंतन। अगला यहाँ का क्या है, 87 है, वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है, उसे हम कहते हैं सृजनात्मकता। अगला है, कोलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया था। कोलर ने प्रयोग किया था, वो था वन मानव जिसका नाम था सुल्तान। अगला है, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन बी है, अधिगम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा अन्य किसी कार्य, विषय अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त करना वो कहलाता है। ये होता है अधिगम अंतरण। अगला है, व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए बाध्य हो जाता है, उसे हम कहते हैं मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। अगला है, ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारण या याद किए हुए सामग्री को पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है, अर्थात पुनः चीज़ें उसे याद थी, उसको दोबारा से सोचने पर वो चीज़ें याद नहीं आती, उसे कहते हैं विस्मरण कहा जाता है। नेक्स्ट है, विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना, ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है ध्यान लगाना। नेक्स्ट है, पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे हम माध्य कहते हैं। अगला है, वॉटसन ने प्राथमिक संवेगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से ही विद्यमान कितने संवेगों को बताया है। इन्होंने बताया 3। तो कौन कौन से हैं, भय है, क्रोध है और प्रेम अर्थात स्नेह है। अगला है, बाल विकास के अंतर्गत शिशुअवस्था की आयु होती है। तो बाल विकास के अंतर्गत शिशुअवस्था की आयु होती है वो जन्म से 5 वर्ष तक मानी गई है। अगर जन्म से 6 वर्ष तक का तब भी है। तो बाल विकास के अंतर्गत शिशुअवस्था है वो जन्म से 5 से 6 वर्ष तक, और जो बाल्यावस्था है वो 5 से या फिर 6 से 12 वर्ष तक, और जो किशोरावस्था है वो होती है 12 से 18 तक मानी गई है। जन्म के समय शिशुओं का जो भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं यहाँ पे 3, जो भय, क्रोध और स्नेह माना गया है। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो ये किया था थॉर्नडाइक ने। अगला है, बालक में संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जीन पियाजे ने कितने प्रक्रियाओं का वर्णन किया है, तो ये है ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पे 3 प्रक्रियाओं का वर्णन किया है। अगला है, सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि क्या होती है, तो सामान्य स्तर पर बालक की बुद्धि लब्धि है वो 90 से 109 के बीच में पाई जाती है। व्यक्तिगत परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले TAT परीक्षण का निर्माण किसने किया, तो TAT का जो निर्माण था वो किसने किया था, तो वो मरे एवं मॉर्गन ने किया था। नेक्स्ट है, बालक के केंद्रक में सामान्यतः कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो ये होते हैं 46, 23 जोड़ी होते हैं ये, तो 46 है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन में प्रयुक्त होने वाले सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है, तो चिंतन के लिए बात करें यहाँ पे पदार्थ बिल्कुल भी नहीं आता है। अगला है, बालक के कोशों और पेशियों में समय से साथ साथ होने वाला यह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने में योग्य हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे परिपक्वता, मैच्योरिटी कहते हैं। जब बालक स्वयं परीक्षण करता है और नए कार्यों को अपने अनुभवों के आधार पर सीखता है तो वह कौन सी विधि, अधिगम की कौन सी विधि है, तो उसे कहते हैं परीक्षण करके सीखना विधि। अगला है, पावलोव ने सीखने से संबंधित अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया था, तो पावलोव ने कुत्ते के ऊपर और थॉर्नडाइक ने बिल्ली के ऊपर ये अपने शोध किए थे। तो यहाँ पे है ऑप्शन इसका हो जाएगा, पावलोव ने कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की थी, थॉर्नडाइक ने जो थे वो 3 सिद्धांतों को बताया था, प्रभाव का, तत्परता का, इस तरह से 3 सिद्धांत बताए थे। प्रभाव, तत्परता और अभ्यास के 3 नियम उन्होंने बताए थे, प्रभाव, तत्परता और अभ्यास। निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित प्रेरणा के अंतर्गत आता है, तो इसमें अर्जित की बात करें, प्रतिष्ठा है, वो फेम है, अपने हमें अर्जित करना पड़ता है। सीखी गई वस्तु को या सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता विस्मरण कहलाती है। अगर कोई वस्तु हमें पहले से याद है, उसको हम एक बार फिर से और याद करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन उसे हम भूल रहे हैं और याद वो वस्तु नहीं आ रही है, वो कहलाता है विस्मरण। अगला है, किसी अवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है, वो कहलाती है बहुलक कहलाती है। बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्था में किया जाता है, ये 3 अवस्था में करते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में।
शैशवावस्था की आयु है वो जन्म से 5 वर्ष तक या फिर 6 वर्ष तक, और जो बाल्यावस्था होती है उसकी जो आयु है वो 5 से अर्थात या फिर 6 से 12 वर्ष तक, और जो किशोरावस्था है वो 12 से ऊपर 18 तक मानी जाती है। अगला है यहाँ पे, बालकों के पूर्वजों से प्राप्त गुण जो हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं आनुवांशिकता कहते हैं। अगला है, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन है वो किया हुआ है यहाँ पे थर्स्टन ने। अगला है 114 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है, तो ये यहाँ पे है भाटिया परीक्षण है वो बुद्धि का मापन करता है। जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास का वर्णन कितनी अवस्थाओं में किया गया है, तो वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, 4 अवस्था में किया गया है। वह मानवीय जिसके आधार पर वह किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है उसे हम सृजनात्मकता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है, व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है क्या कहलाता है, तो उसे हम कहते हैं व्यक्तित्व कहते हैं। टीईटी पर व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया, तो ये था मरे एवं मॉर्गन के द्वारा। 119 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, तो अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, उसे हम कहते हैं अधिगम कहते हैं। बालक के कोशों एवं पेशियों में समय के साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है उसे हम क्या कहते हैं, परिपक्वता कहते हैं। तो समय के साथ साथ उसमें परिवर्तन आता है उसे परिपक्वता कहते हैं। थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, तो 3 के थे, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। अगला है यहाँ पे, पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किस जानवर के ऊपर या किसके ऊपर किया था, तो पावलोव ने किया था वो कुत्ते के ऊपर और थॉर्नडाइक ने बिल्ली के ऊपर। अगला है, थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया था, तो थॉर्नडाइक ने बिल्ली के ऊपर ये प्रयोग किया था। कोहलर ने सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, कोहलर का सिद्धांत है उन्हें हम पूर्ण आकृति समग्र विकास सिद्धांत भी कहते हैं। पूर्ण आकृति समग्र सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। कोहलर ने था वनमानुष पे प्रयोग किया था। अगला है, व्यक्ति की वह मनोवस्था जिसके द्वारा वह विभिन्न स्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है। तो व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है उसे हम कहते हैं मानसिक स्वास्थ्य। अगला है, बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं, तो बाल विकास की अवस्थाएं 3 होती हैं, वो हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। अगला है, बाल मनोवैज्ञानिक का सर्वाधिक महत्व, तो बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व होता है बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था बड़े बल तनाव तूफान, जब भी कुछ अजीब शब्द आते हैं तो तनाव तूफान और तलपुतल हमेशा रहता है जी स्टैनली हॉल का। तो किशोरावस्था है बड़े बल तनाव तूफान तथा विरोध की अवस्था है, ये स्टेटमेंट है वो स्टैनली हॉल का। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वो हैं कौन है, तो ऑप्शन इसका है थॉर्नडाइक। अगला है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन नहीं है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, प्रसार। अगला देखते हैं क्वेश्चन, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप में व्यक्त करने वाला एक शब्द क्या है, तो वो शब्द है हमारा परिवर्तन। अगला है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है, तो बाल विकास को इफेक्ट डालने वाले कौन से कारक नहीं है, वो है संस्कृति। अगला है, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यक्ति में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, वो कहलाता है अधिगम। अगला है, पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर, तो पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, माध्य कहते हैं। अगला है, बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है, तो वो किशोरावस्था में हो जाती है। जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है, ये किसने कहा है, ये वुडवर्थ का कहना है। CAT परीक्षण में किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो इसमें CAT में क्या होता है, तो CAT में 3 से लेकर के 11 वर्ष तक के बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। संवेग का प्रकार नहीं है, तो संवेग का प्रकार है वो कौन सा नहीं है, तो उसमें दिया गया ध्यान है वो संवेग का प्रकार नहीं है। क्रोध भी है, भय भी है, प्रेम भी है, लेकिन संवेग की बात करें तो यहाँ पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं आता है। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धिलब्धि कितनी होती है, तो प्रतिभाशाली बालक की बुद्धिलब्धि है वो 140 से अधिक होती है।
पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं, तो वो कितनी हैं? 4 स्थितियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार, प्रतिमान और उसकी विशेषताओं के योग का उल्लेख करता है। ये स्टेटमेंट जो है बिग एंड हंट का है। अगला है मनोवैज्ञानिक लक्षणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण है। वो कैसा होता है? तो वो अंतर्मुखी भी होता है और बहिर्मुखी, दोनों ही प्रकार का होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका आ व दोनों। अगला है बाल मनोवैज्ञानिक सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उसे उचित रूप से समझा जा सके तथा उसका उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक सफल व्यक्ति बन सकता है। तो एक कथन जो है वो है थॉमसन का है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, थॉमसन। अगला यहाँ पे क्या है, क्रेस्मर ने कितनी तरह के व्यक्तित्व बताए हैं? तो क्रेस्मर ने 3 प्रकार के व्यक्तित्व को बताया है। अगला है व्यक्तित्व परीक्षण का मापन। व्यक्तित्व परीक्षण या मापन की विधियाँ हैं, तो यहाँ पे है उपरोक्त सही विधियाँ व्यक्तित्व के लिए हैं। समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने वातावरण के बीच संतुलित संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो है गेट्स एवं अन्य का। अगला है किस विधि के द्वारा मनुष्य के चेतन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है? वो है मनोविश्लेषण विधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है? तो ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट स्किनर महोदय का है। अगला यहाँ पे दिया कि कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है। तो कल्पना है वो दूरस्थ वस्तुओं का चिंतन है। ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट है मैकडूगल का। कल्पना के प्रकार कितने हैं? तो इसके प्रकार हैं वो सृजनात्मकता भी है और अदानात्मकता भी है। अगला है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसके श्रृंखलात्मक विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रवाहित होते रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट है वो वैलेंटाइन का है। अगला यहाँ पे दिया गया 152 चिंतन प्रक्रिया में निम्न में सर्वाधिक कौन सा तत्व होता है? तो इसमें उद्देश्यपूर्णता होती है। मन में किसी उद्देश्य या एवं लक्ष्य को बनाकर क्रमानुसार चिंतन करना तर्क है। ये कथन किसका है? ये कथन गैरेट का है। तो मन में किसी उद्देश्य या फिर लक्ष्य को रखकर क्रमानुसार चिंतन करते रहना या तर्क करते रहना क्या कहलाता है? यही तर्क है। ये गैरेट ने कहा था। तर्क के प्रकार कितने हैं? तो तर्क के प्रकार हैं वो 2 होते हैं, आगमन तर्क और निगमन तर्क। अगला है माता पिता की विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट है जेम्स ट्रेवर का। माता पिता के लक्षण हैं वो बच्चों में पहुंच जाते हैं। अगला है सीखने का वक्र है। जो सीखने का वक्र है एक व्यक्ति की निश्चित क्रिया में प्रगति का ग्राफिक प्रदर्शन करता है। ये है तो सीखने का वक्र है वो एक व्यक्ति की निश्चित क्रिया में प्रगति का ग्राफिक प्रदर्शन है। इसका कथन किसका है? ये कथन है स्किनर का है। किशोरावस्था को गंभीर की अवस्था किसने कहा है? तो सिंपल सा आंसर है जी स्टैनले हॉल ने। जी स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल, तनाव और अकड़ और समस्या की अवस्था कहा है। अगला है जो बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है MA/CA/100। तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100 जो है, तो इसकी जो मापन किया जाता है तो इससे किसका मापन करते हैं? तो बुद्धि लब्धि का मापन करते हैं। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र कई बार पूछा जाता है तो हमें याद रखना है MA/CA/100 अर्थात मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। अगला है वो है मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सृजनात्मकता कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्तियों से भिन्न होना कहलाता है। ये है व्यक्ति भिन्नता का लक्षण। संज्ञानात्मकता क्षमता की कमी से व्यक्तित्व की कठिनाई होती है। तो ये है बौद्धिक विकास से संबंधित। अगला है सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है। तो इसे क्या नाम से जानते हैं? जैसे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत नाम से जानते हैं, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अगला है यहाँ पे 163 है परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है। तो ये है स्मृति कहलाता है। किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना कहलाता है। किसी समस्या के सॉल्यूशन के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से
एडजस्ट करना क्या कहलाता है, तो उसे हम कहते हैं तर्क कहते हैं। किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है, तो ये कहलाता है उपरोक्त सभी है। संवेगात्मक विकास भी है, शारीरिक स्वास्थ्य भी है, मानसिक स्वास्थ्य भी है। सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा क्या कहलाती है, तो उसे हम कहते हैं अधिगम वक्र। अगला है, जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीज़ों को जल्दी से सीखता है। यह थॉर्नडाइक के सीखने किस नियम से अंतर्गत आता है, दिया आता है तत्परता का नियम के अंतर्गत। अगला है, सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर अनुकरण का सिद्धांत। वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं, तो वो कहलाते हैं अर्जित प्रेरक। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट, अर्जित प्रेरक। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं आती हैं, तो ये है स्मृति के अंतर्गत। अगला है, वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को दो बराबर भागों में बांटता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं समांतर माध्य। तो इस प्रकार से हमने DLED फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो पहला पेपर जो भी है बाल विकास का, उसके MCQs को देखा है। अगर आप टेट या CTET की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ अभ्यास भी आपने किया होगा, कुछ चीज़ें जो आपको पहले से याद हैं उनका आपका रिवीजन भी हो गया होगा।